बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी फाइनली उसका जो पब्लिक वर्जन है जो आवाम के लिए उसको जारी कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 50% जो नुकात हैं उनको मंजर आम पर लाया गया है और 50% नुकात शायद मे बी एट द राइट पॉइंट दे वुड बी मेड पब्लिक। बट फॉर नाउ इमरान खान साहब ने उसका इजरा किया और आज बात करेंगे इस हवाले से कि कौमी सलामती के इन नुकात में क्या ख़ास बात है और जिसे पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी कहा जा रहा है, क्या ये वाकई ही पिछली जो पॉलिसीज़ थी उससे मुख्तलिफ हैं, क्या एडिशंस हुए हैं इसके अंदर, इस हवाले से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तकरीब से खिताब करते हुए ख़ास तौर पे मोइज यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती से मुतालिक बहुत बातें की गई हमारी कौमी सलामती के मुतालिक और पूरी दुनिया की पॉलिसियाँ देखी हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियाँ आला मयार की हैं। उन्होंने क्लेम किया है कि हमारी जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया से ज़्यादा जो है वो हाई आप कह लें कि एफिशिएंट है, हाईली एफिशिएंट है, हम ज़्यादा जो है वो हमारा जो मयार है वो कदर बेहतर है। ये मोइज यूसुफ साहब का क्लेम है इस हवाले से। अच्छा जी, उसके जो अहम नुकात हैं उसके पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मेरे मौजूद मेहमान जब साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे तो मैं चाहूँगा उनसे भी इस पर डिस्कशन की जाए। अच्छा जी, तकरीबन 100 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो पॉलिसी है इसका आधा हिस्सा जो है पब्लिक किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और 50 सफ़ात की जो अहम नुकात हैं उसके ऊपर वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अच्छा जी, मौशी, अस्करी और इंसानी सिक्योरिटी के 3 बुनियादी नुकात पर मुश्तमिल होगी, जबकि इकॉनमी खास तौर पे अच्छा इसका मेन एलिमेंट ये था जब हमने लास्ट टाइम इस पर बात की थी जब ये इसका आगाज़ हुआ था कि इकॉनमी के ऊपर बड़ा फोकस्ड होगा ये। इकॉनमी सिक्योरिटी को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ कश्मीर के हवाले से जो है वो बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कश्मीर बदस्तूर पाकिस्तान का सबसे अहम नुक्ता रहेगा, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं किया जाएगा। सालाना बुनियादों पर नजरसानी की जाएगी, उसके बाद खास तौर पर जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें एतमाद में लिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। आई पर्सनली अप्रिशिएटेड कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को इसमें साथ शामिल रखा जाएगा और उनको भी साथ लेकर चला जाएगा और उनको बल्कि अगर तो उनकी कोई फीडबैक लेकर रद्दोबदल का इख्तियार भी जो है वो भी दिया जाएगा। अच्छा जी, खित्ते में अमन, राब्ताकारी और हमसाया ममालिक से तिजारत कौमी सलामती का बुनियादी नुक्ता होगा, जबकि हाइब्रिड वॉरफेयर, ये फर्स्ट टाइम हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगा। ये आपको पता है कि अब फाइनली जो है वो ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली गई है कि जो मॉडर्न हाइब्रिड जो है ये वॉर भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू इख्तियार कर चुकी है हमारी जितनी भी सलामती पॉलिसी उसके हवाले से। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। ताहिर मसूद साहब, कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब आपसे आगाज करूंगा, ब्रिगेडियर साहब से मुझे बात करनी है। ताहिर साहब, आपने पूरी पॉलिसी आई थिंक पढ़ी होगी, तकरीबन 50% जो पॉलिसी है उसको अवाम के सामने मंजर-ए-आम पर ले आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि किन किन पहलुओं के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा फोकस किया गया और ये माजी की तमाम पॉलिसी से किस तरह बेहतर है? मोइज यूसुफ साहब ने कहा है कि पूरी दुनिया की पॉलिसीज हमने देखी हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो कौमी सलामती पॉलिसी है, वो पूरी दुनिया से आला मयार रखती है। कैसे देखते हैं सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आला मयार रखती है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए। इसलिए ये बहुत ही अच्छा शगुन कह लें, बहुत अच्छा स्टेप कह लें कि पहले तो 100% आपकी पॉलिसी जितनी भी बनती रही खुफिया रहती थी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपने 50% जो है अपनी डायरेक्शन बताई लोगों को। और सबसे बड़ी बात अगर स्टार्ट हम करते हैं कि इस पॉलिसी का फायदा क्या है कि एक तो डायरेक्शन बन गई, इस डायरेक्शन बनने से एक डायरेक्शन बनती है तो सब उसके पीछे चलते हैं, फ्यूचर गवर्नमेंट्स भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट कि इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, COS थे और एक सिविल मिलिट्री जो है, दोनों की कंबाइंड मर्जी से एक पॉलिसी बनाई गई, जो कि पास्ट में इस तरह नहीं होता था, एक ही एक डायरेक्शन होती थी, दूसरे की दूसरी डायरेक्शन होती थी और उसमें फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस और जो हम तक पहुंचती थी। ठीक है। और उसके बाद उससे पहले सबसे बड़ी बात कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से लेके चला कि 28 दिसंबर को इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी जी। और फिर इन्होंने एक पीरियड सेट कर दिया कि 2022 से 2026 तक है, उसके बाद फिर दोबारा बनाई जाएगी। ठीक है। और सालाना नजरसानी भी की जाएगी। सालाना नजरसानी की है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट फ्यूचर में आएंगी, उनके लिए ओपन छोड़ा है कि वो अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ना सबसे बड़ी इसमें पॉजिटिव बात ये है कि सबको ऑन बोर्ड लिया गया। तो उसका एक फायदा ये होगा कि आइंदा इस पॉलिसी में कोई मेजर
चेंज डायरेक्शन की नहीं आएगी। छोटे मोटे पॉइंट्स तो हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जो मेरा ख्याल है कि बाकी दुनिया में मैंने तो शायद ही किसी की भी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगी उन्हें देखें, स्पेशली जिस तरह हम देखें गरीब और अमीर का फर्क कैसे मिटाना है, ठीक है, सूबों के साथ कैसे हमने अपने तल्कात रखते हैं। मतलब नेशनल सिक्योरिटी देखी जाती है तो लोग ज्यादातर उसका करते हैं जज के फॉरेन एग्रेशन या उसके सिलसिले में या अपने कंट्री के दिफा के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें जो इस चीज को रखा गया कि हमारी देखिए मईशत जो है, अगर मईशत स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग है, उसको एक लिंक कर दिया गया। लिंक कर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मईशत को लिंक, जी फर्स्ट टाइम हुआ है। उसको बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है कि मईशत को बेहतर करना है और फिर स्टेप्स बताए कि किस तरह बेहतर करना है। तो पानी की किल्लत, ये देखिए अब दुनिया में ये चीजें जो ना इतनी ज्यादा, एक नेशनल सिक्योरिटी वैसे तो डिस्कस होती रहती है, एनवायरमेंटल इशूज ये वो नॉर्मली लोग चलते रहते हैं, बट एक पानी का इशू, अब एक जब इशू लगेगा फिर सब मिनिस्ट्रीज को उनकी डायरेक्शंस होंगी, फिर उसके ऊपर वो काम करेंगे, अपनी सजेशंस देंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखाएंगे एट द एंड कि जी हमने किया क्या है, उस तरह होता है। तो उसके बाद फूड सिक्योरिटी देख लें, तो सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर हम जिस तरह वही विजय साहब ने कहा कि जी दुनिया में सबसे बेहतर है, तो इसमें ऐसी चीजें शामिल की गई जो दुनिया के अंदर नहीं होती है। ठीक हो गया, चले सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मसरूफियात में से आपने वक्त निकाला, वी हाईली अप्रिशिएटेड। सर आप सबसे पहले मैं आपसे जनरली जानना चाहूंगा, आप कैसे देखते हैं इस कौमी सलामती पॉलिसी को, और आपको क्या लग रहा है कि ये बाकी माजी की सिक्योरिटी पॉलिसी से कितनी मुख्तलिफ है और इसको क्यों इतनी अहमियत क्यों हासिल है सर इसको? देखिए, हम 21वीं सदी में हैं, राइट सर, और हमें पता है कि जो हमारा तजुर्बा पिछले 70 साल का है उसको मद्देनजर रखते हुए जी, और हर हुकूमत जो भी 5 साल के 3 साल 2 साल, चाहे वो डिक्टेटर हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, हमें अपने प्रॉब्लम सामने नजर आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर बर्थ, शुरू से लेके अभी तक जितने भी हमारे से, ये इट्स नॉट ओनली इकोनॉमी और समथिंग एल्स, इट इज ऑल, यानी कि वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन, वेल बीइंग ऑफ नेशनल्स, वेल बीइंग ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। इसके लिए बेसिकली बाकी जहां तक एक्सटर्नल है, ये तो इंटरनल है जो कि इसका हिस्सा बनाया गया है, और वो तो मेरा ख्याल है वेरी राइटली, जिसपे तो सिर्फ हमारे आर्म फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया है या उन्होंने इनपुट दिया है, जिसमें हमारा जेएस हेडक्वार्टर है, ज्वाइंट सर्विसेज हेडक्वार्टर है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इन तीनों का ही इनपुट शामिल है। और इसके अलावा हमारी सिविल गवर्नमेंट में जो जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हुए, उनका भी इनपुट इसमें शामिल है। तो अब उसके बाद एक डायरेक्शन आपके पास है, ठीक है, अब आपने इसको मूव करना है अकॉर्डिंगली। और एक ये सबसे बड़ी बात है, ये रिव्यू होगी, और ये 4 साल के लिए, उसके बाद रिव्यू होगी। यानी कि आपके अभी देखे ना, टिड्डी दल का कभी हमला हो रहा है, ठीक है, कभी ग्लेशियर हमारे पे गल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, कभी मौसमियात जंगल काटे जा रहे हैं, जी, पानी की कमी है, राइट सर, अभी कोरोना है, तो आप कोविड को भी है, तो ये तमाम चीजें हैं जो कि पहले हमारे इसमें नहीं थी। तो हो सकता है 5 साल के बाद एक और नई चीज आ जाए। अच्छा, नई चीज से मुझे सर एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये हाइब्रिड वॉरफेयर को जरा एक्सप्लेन करें, एक आम शख्स जो सुन रहा है इस वक्त आपको, कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्यों ऐड हुआ है, ये फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो इसको जरा बताएंगे। उस दिन लास्ट टाइम जब हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, तो ये अभी ट्रेंच वार नहीं रही, राइट सर, ट्रेंच वार नहीं रही, एक गोली टू गोली नहीं है, ठीक है। आजकल ये देखें, इकोनॉमिकल वार है, प्रोपेगेंडा वार है, इंफॉर्मेशन वार है, मीडिया वॉर है, इसके मीडिया, वही तो मैं कह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन वार है। आपकी दुनिया के साथ जितने भी जो आपके साइड पे मुल्क हैं, जो आपके मुखालिफ मुल्क हैं, उनका तज्जिया करके, ये हाइब्रिड का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई बैटरी के साथ आपकी दूसरी इंजन चल रही है। हाइब्रिड का मतलब ये है कि ये जो चीजें बीच में आ रही हैं, इनको भी मद्देनजर रखना है, ना कि सिर्फ आपने जी, ना कि कन्वेंशनल वार है जो कि हम खेलते रहे या लड़ते रहे। अभी कन्वेंशनल वार से आगे चले गए, अभी स्ट्रेटेजिक वार भी आ सकती है, और मैं नहीं समझता कि हम कोई इस किस्म का इरादा रखते हैं कि हम ऑल आउट जाएं। वो तो तब होगा जब हमारी सिचुएशन ऐसी होगी, वरना तो हम तो दबने वाले नहीं है। हम इतना कुछ, हमारी इकोनॉमी कमजोर इसी वजह से रही है ना। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कमी इसीलिए रही है ना कि हमने अपनी डिफेंस को जो देना था दे चुके हैं।
तो हमारी डिफेंस है और हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं जो कि इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है पूरी दुनिया में। सर उन्होंने ये सोचा समझा, तो इसमें इनपुट जो है ना वो हमारी आर्म फोर्सेस का बहुत जरूरी था जो कि इसमें डाला गया और इसको नेशन ने अप्रूव किया। सर एक चीज और मैंने देखी है, इस पे जरा गुफ्तगू फरमा लें कि आलमी पाबंदियां खत्म होने के बाद ईरान से मामलात बढ़ाने का इख्तियार हुकूमत को तजवीज़ किया गया है। इस लाइन का क्या मतलब है सर? कौन सी आलमी पाबंदियां? ईरान के ऊपर पाबंदियों की बात हो रही है या पाकिस्तान पे कोई पाबंदियां हैं? इसको जरा प्लीज अगर आप इजी अल्फाज में समझाएं। नहीं, पाकिस्तान पे तो मेरा ख्याल है देखा जाए तो ईरान से ज्यादा पाबंदियां हमारे ऊपर हैं। अच्छा, जहां तक मैं आपको जो उसमें समझ सका हूं इंटरनेशनली कि हमारे ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है, वरना तो हमारा डॉलर ना इतना गिरता। यकीन माने ये नहीं कि जो हमें सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि कमिटमेंट कर चुके हैं, जो कि हमारे साथ अभी हम मजबूरी में जा रहे हैं ना। ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने मेरी राय कही बिल्कुल मजबूरी कि हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक किस्म का एक हो सकता है, एक सोच है और मेरा ख्याल उस सोच को अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कीजिएगा, ये जो बाढ़ है जिसको बड़ा स्पेसिफिकली बताया गया है कि बाढ़ बहुत जरूरी है हमारे लिए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो इस ये अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन जिसको कहा जाता था, ये सर कितना काम हो चुका है, कितना अरसा भी बाकी है, इस बाढ़ की हकीकत क्या है इस वक्त, इसको जरा प्लीज थोड़ा सा अगर बताएं। देखिए, हर मुल्क अपना सर्वाइवल ढूंढता है। राइट सर। अपनी सिक्योरिटी चाहता है। राइट सर। अब बाढ़ के बाद आप बड़े सरप्राइज होंगे कि जो रेशो पहले था, यानी कि हमारे जो ऊपर वाले नॉर्थ वाले एरिया थे, राइट सर, खैबर पख्तूनख्वा का नॉर्थ वाला एरिया था, वो ओपन था। राइट सर। हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें नहीं पता क्या स्मगल हो रहा है क्या स्मगल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास अभी इतना ये ना कि या तो 1 किलोमीटर हो तो बात समझ आए ना जिनको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। ये तो पूरा का पूरा हमारे यहाँ से शुरू होता है, यानी कि आप गिलगित से शुरू करें टुवर्ड्स टिल बलूचिस्तान। बिल्कुल। ये तो पूरा का पूरा हमारा अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ था। तो इस वक्त जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया, मेरी नॉलेज के मुताबिक मोर देन 95% हमारा काम खत्म है, मुकम्मल है। हाँ, ईरान की तरफ थोड़ा स्लो है, लेकिन वहाँ हमें इतनी परेशानी नहीं है ना। हमारा मेन तो एलिमेंट आई थिंक यही है कि हमने इसको खत्म करना है, अफगानिस्तान के साथ सिक्योर करना है बॉर्डर को। बिल्कुल, लेकिन अभी देखें वो रास्ता भी तो देखें ना, पहाड़ी इलाका है, सिलसिला है, फिर जाके तो डिप्रेशंस आते हैं, फिर वो तो ये लगाना भी इतना आसान नहीं है, मटेरियल सप्लाई वहां पहुंचाना भी इतना आसान नहीं है। ये हमारे कोर ऑफ इंजीनियर्स को और उनके साथ एसोसिएटेड जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको शाबाश देनी चाहिए कि ये भी इतना बड़ा काम किया मुल्क के लिए, आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये हमारा हक है सिक्योरिटी अपनी मेंटेन करना, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ठीक हो गया, चाहे किसी को बुरा। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आई नो यूर इन मीटिंग, उसके बावजूद आपने कहा कि मैं वक्त दूंगा इस कौमी सलामती के हवाले से। कर्नल ताहिर साहब, सर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब एक मीटिंग से हमें ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा कर्नल साहब, आर्मी चीफ हमारे कमर बाजवा साहब ने जो है उन्होंने भी गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि जी पॉलिसी जो है एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम है। ये आर्म फोर्सेस की कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं आपके सियासी जमातों को भी, तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको जमा करके एक ऐसी जो है इज्तिमाई पॉलिसी बनाना, एक सेंट्रलाइज पॉलिसी बनाना, या आज से पहले शायद नहीं हुआ है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कितना देख रहे हैं हमारे लिए, फ्यूचर डेमोक्रेसी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है ना पाकिस्तान के बाद, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो तो पाकिस्तान है। राइट सर। उसके बाद अगर किसी को फायदा हुआ है तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को हुआ है। राइट सर। क्योंकि इनकी फ्रिक्शन जिन चीजों पे चलती थी उनको आइडेंटिफाई किया गया पिछली गवर्नमेंट के साथ, और जिसमें आर्म फोर्सेस का स्ट्रेस होता था वो चीजें शामिल की गई। क्योंकि आर्म फोर्सेस का तो डेफिनेटली और कोई पर्पस नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, कल को किसी ने आना नहीं, जिसमें रिटायर हो जाना उसमें चले जाना, तो उनका टोटल इंटरेस्ट होता है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए जिन जिन चीजों को वो आइडेंटिफाई करते रहे, उसमें हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो चीजें उनको सूट करती थी उसको मान लेते थे, और जो चीजें उनको सूट नहीं करती थी, पॉलिटिकली कह लें या अदरवाइज कह लें, उनको वो डिस्कार्ड कर देते थे। ठीक हो गया। तो अभी वो चीजें सारी शामिल की गई, तो उससे ये बहुत चांसेस हैं कि आइंदा फ्यूचर के अंदर एक जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी तो आर्म फोर्सेस को इन चीजों पे स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा,
पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स उनको माइंड नहीं करेंगी कि आर्मी हमें क्यों डिक्टेट करा रही है, राइट सर, तो ये इनका काम नहीं है, ये बहुत बड़ा एक हमारा काम जाने। हाँ। तो और दूसरा आपकी डायरेक्शन और आपकी जिस तरह एक आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जब कोई भी चीज कहीं से भी आती है तो एक बड़ा बैकलैश आता है उसका। इस तरह आपकी नेशनल सिक्योरिटी जिसमें सब शामिल हैं अगर उसको एक अडॉप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उससे आप डेविएट करते हैं, मेजर डेविएशन होती है, तो उसका एक बैकलैश होगा। तो ये जो 50-60% आई है, अभी देखिए एक बहुत बड़ा चंक तो हमारे सामने आया ही नहीं, चंक आया ही नहीं है, 50 से ज्यादा पेजेस आए, 110 पेजेस। रीजन आपको क्या रीजन लग रहा है, क्यों नहीं पूरी पॉलिसी को क्यों नहीं सामने लाएगा, क्या कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी? नहीं, वो बड़ी अंडरस्टैंडेबल रीजन है उसकी। एक तो देखिए आपकी कुछ फॉरेन चीजें ऐसी हैं, पॉलिसीज हैं कि जो लाइमलाइट में आने से आपका अपना नुकसान है। ठीक हो गया। उसके अंदर जो आपके इंडिया के साथ रिलेशनशिप है और इंडिया के साथ फ्यूचर में जो कुछ आप प्लान कर रहे हैं, अगर वो उसमें आप हाईलाइट कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, जिक्र तो किया गया है कि इंडिया से हमने ताल्लुकात बेहतर करने, ये पॉलिसी में लिखा गया है, और कश्मीर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये इतना तो इसमें भी वाजे कर दिया गया है। हाँ, इंडिया का तो मैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि टोटल जो अभी तक उसमें आए हैं हमारे सामने पेजेस, जो 50 या 65 कुछ इस तरह वेरियस हैं उसमें, तो उसमें टोटल 12 टाइम्स इंडिया का वर्ड यूज किया गया, इंडिया का नाम दिया गया। अच्छा, आउट ऑफ दोस 12 टाइम्स 11 टाइम्स नेगेटिव सेंस में यूज किया गया और 1 टाइम पॉजिटिव सेंस में यूज किया गया। तो मैंने चले पॉजिटिव वाला बता दिया ना, हमने उनसे ताल्लुकात अच्छे करने। पॉजिटिव का वाहिद यही था कि हमें उनके साथ तिजारत में और बाकी चीजों में जाना चाहिए। ठीक है। और बाकी तो जाहिर है कि उनके जो कुछ भी है इरादे, उसके ऊपर खदशात का मसला कश्मीर के ऊपर, और भारत जो अपने आप को बदतर साबित करने की कोशिश करता है जगह उसके ऊपर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्होंने किया था सारा कुछ पहले अभी कर रहे हैं उसके ऊपर, मतलब ये चीजें सारी डिस्कस हुई हैं। अच्छा चलिए, मैं अब थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। भारत की तरफ से जो कहा गया कि जी हिंदू, खासतौर पर जितने भी वहाँ पे हिंदू तवा जिसे कहते हैं, वो हिंदू तवा सियासत खासतौर पे वो शदीद जो है वो तशवीशनाक और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर असरअंदाज है। वहाँ पे ईरान के साथ इंटेलिजेंस में तबादले, सरहद इलाकों की पेट्रोलिंग और तमाम तर चीज़ों में भी जो है वो भारत इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी इस हवाले से कहा गया। अच्छा, इसी के साथ साथ अमेरिका की ज़रा बात कीजिएगा, अमेरिका के बारे में भी इसके अंदर जिक्र है, और अमेरिका के बारे में कहा गया एग्जैक्ट जे पाकिस्तान सरमायाकारी, एनर्जी, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन का ख्वाह है, मतलब हम ख्वाह हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट हमने बोल दिया, लेकिन ख्वाह हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबों में ताउन का ख्वाह आगे भी रहेगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात सर क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर में? अमेरिका चला गया नाराज होकर यहाँ से, एब्सोल्युटली नॉट भी हमने उनको बोल दिया, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हम हैं, सो व्हाट डज दिस मीन सर? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अगर मिस आउट कर देते ना तो फिर मुझे हैरत होती कि कोई अक्लमंद वहां पे नहीं बैठा हुआ था। अच्छा, अभी फिलहाल अगर आप देखते हैं तो इस समय तो अमेरिका सुपर पावर है, और उसका इन्फ्लुएंस भी है। आपके जितने मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर इन्फ्लुएंस है, हर चीज पे इन्फ्लुएंस है। अब आप एक इतनी बड़ी अपनी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इन योर हिस्ट्री, और एक डायरेक्शन लेने जा रहे हैं, और उसमें आप उसको बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं एक ऐसे कंट्री को जिसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर है, जिसके कहने पे जिसकी डायरेक्शन पे दुनिया आज तक चलती आ रही है। अभी क्या इसका मतलब क्या इस बात से ये समझा जाए कि हमने डर के उनका नाम ऐड कर दिया? बिल्कुल डर के नहीं ऐड किया। अच्छा, ये अक्लमंदी का मुजाहरा किया, इसको डरना नहीं कहेंगे, इसको अक्लमंदी कहेंगे कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और स्पेसिफिकली जो वर्ड्स यूज किए गए कि एनर्जी के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ और इन चीजों के जो कुछ भी है मईशत के, इन चीजों में उनके साथ उम्मीद करते हैं हम कि अमेरिका के साथ हम मिलके काम करेंगे। तो उसमें एक फिर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आ जाता है, तो जाहिर उस लेवल पे जाके जब वहां पे ये चीजें पहुंचती हैं तो उसमें तो वो नहीं ना देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपने इंटरनल सूबों के साथ ताल्लुकात या इन चीजों पे क्या क्या डिसीजन लिए हैं सिक्योरिटी पॉलिसी में, वो तो स्पेसिफिक टू अमेरिका देखेंगे सबसे पहले, और फिर बाकी वर्ल्ड के देखेंगे। ईरान के साथ इन्होंने क्या इसमें अपनी डायरेक्शन रखी हुई है, इंडिया के साथ क्या डायरेक्शन रखी है, अफगानिस्तान के साथ क्या डायरेक्शन रखी है, सबसे पहले अमेरिका के साथ देखेंगे। अब अगर आप अमेरिका को इग्नोर मार देते हैं नंबर 1, या कुछ उसके अगेंस्ट कर देते हैं कि हम अमेरिका की तरफ से टिल्ट अपना कर रहे हैं चाइना की तरफ, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। अब ये आप नहीं कर सकते थे, बहुत अच्छा किया, और ये उस पोर्शन में शामिल किया गया कि जो पब्लिक किया गया। ठीक हो। अच्छा, अब ये बताएं कि बड़ा इंपॉर्टेंट, इसी पे एंड भी करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इस पॉलिसी का कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पहलू जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, या किसी एक फर्द वाहिद की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से
या किसी की तरफ से भी, किसी जमात की तरफ से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया या इसके अगेंस्ट कुछ किया गया, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या अदालती कार्रवाई होगी? कैसे उसको जिम्मे में लाया जाएगा? कौन डिसीजन मेकर है? कौन इस बात की जमानत लेगा कि ये फ्यूचर में, गवर्नमेंट तो चेंज हो जाएगी सर, हो सकता है इमरान खान साहब हो सकता है वापस भी आ जाए, नहीं भी आए तो कौन सर इसकी जमानत कौन लेगा? देखिए, ये जमानत तो कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं लेगा, ना ही कोई दे सकता है। ठीक है, अगर हम कुछ सोच रहे हैं कि आर्मी इसका जामिन हो, तो आर्मी जामिन नहीं हो सकती। आर्मी किस तरह इंप्लीमेंट कराएगी? ठीक हो गया, सिवाय इसके के फोर्सफुली करे, जो कि वो रास्ता नहीं है, जो कि मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये एक मॉरल और पॉलिटिकल प्रेशर होगा, लोगों का प्रेशर होगा। ठीक है, उसके होते हुए ये नहीं हो सकता कि आप अपनी डायरेक्शन नई गवर्नमेंट आती है, अब इसमें पॉलिसी में है कि आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर वो चेंज करते हैं तो एक पॉलिटिकल बैकलैश और प्रेशर मीडिया का और लोगों का और बाकी जो हमारे सोशल सर्कल में जो एक्टिव लोग हैं उनका इतना प्रेशर होगा कि वो गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये काम करना कि उसको चेंज करने के बाद उसको सस्टेन कर सके। नहीं तो वो चेंज कर दें अपने इंटरेस्ट में, उसके बाद फिर उनको वापस रिवर्ट करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो उसमें ये कभी भी नहीं हो सकता कि आप डेविएट कर जाएं उस चीज से कि जो आपके मुल्क के इंटरेस्ट में हो। और अब सारी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, स्पेशली पाकिस्तान के लोग और जो थिंक टैंक्स हैं अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, एक डायरेक्शन सेट कर दी है। सो लेट्स सी अभी तक जब से ये बाहर आई है उससे लेकर अब तक मुझे तो कोई ऐसा किसी का नहीं मिला कि जिसने कहा हो, नेगेटिव उस पे बात, अपोजिशन पार्टी हो, थिंक टैंक्स हो, कोई भी हो जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक हो, उनका किसी ने नहीं कहा कि इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है। ये बहुत अच्छी बात, बहुत कैसे कर सकते हैं इनके फ्यूचर के? बहुत अच्छी बात है कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आप एक्सपर्टीज रखते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तमाम चीजों में बड़ी इन डेप्थ आपने समझाया। नाज़रीन, ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद बात करेंगे मुल्क में पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, सब कुछ महंगा, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है कि सब अच्छा है, आपने घबराना नहीं है। मैं नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कह रही है। उस रिपोर्ट में क्या है, मजीद कुछ इमरान खान साहब ने भी फरमाया, उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर मैं वापस आ चुका हूं और अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। मैं पहले वो बता दूं, उसके बाद पेट्रोल पे चलेंगे और हमारे मौजूद मेहमान भी इस वक्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आलमी मौशी सूरत हाल पर जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी की तरफ गामजन है। मैं नहीं कह रहा, ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, और जिसकी अहम वजूहात निजी शोबे में तलब, बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली रिकॉर्ड तरसीलात ज़र और माली मदद हैं, उसमें कर्जे भी शामिल हैं। तो ये सूरत हाल जो है जिसके ऊपर बता। अच्छा, उसके बाद यह भी कहा गया रिपोर्ट के अंदर कि 2021 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई, जबकि साल 2022 में मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी ग्रोथ में इजाफा 3.9% रहने की तवक्को है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो आई है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा। अच्छा, पहले मैं जरा कवर कर लूँ। रिपोर्ट के मुताबिक G20 ममालिक की तरफ से कर्ज की अदायगी की मुअत्तली से पाकिस्तान जैसे मुल्क को मुनासिब रिलीफ नहीं मिला। कर्ज की अदायगी में पाकिस्तान को 20% से कम रिलीफ मिला, जो कि जीडीपी के 1.6% के बराबर है। यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत के लिए रेवेन्यू बहाली और कसीरुल जहती मदद की जरूरत है। मरकजी बैंक को तमाम शोबों की बेहतरी और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए बर वक्त पॉलिसी में तब्दीली के लिए फैसले लेने की जरूरत है। यह एग्जैक्ट मैं मतन पढ़ रहा था जो उनकी रिपोर्ट में कहा गया। और रवां माली साल के लिए खास तौर पर वर्ल्ड बैंक ने जो हमारी मुआशी नमू जो है उसको 3.4% रहने का जो है वो इम्कान जाहिर किया है। इसी के साथ साथ पेट्रोल फिर बढ़ गया जी, और तकरीबन 6 रुपए, अब नहीं बढ़ नहीं गया, मतलब अभी हो सकता है। अच्छा, कभी कभी तो पहले एक सिलसिला हुआ करता था कि 6 रुपए की समरी दी जाती थी तो 4, 3, 2 कुछ डिस्काउंट हो जाता था उसमें हुकूमत की तरफ से। अब ऐसा हो गया कि 6 रुपए की समरी जाए तो 8 रुपए भी हो जाता आगे से। अब सिलसिला कुछ बदल गया, तो उस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्या वाकई 16 तारीख से पैसे बढ़ रहे हैं? वो कहाँ गई वो खबरें कि जनवरी के एंड में, फरवरी में प्राइसेस कम हो जाएंगी? उस पर बात करने के लिए हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खुदा बख्श साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच हमारे साथ है। इसी के साथ साथ समीउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समी साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सीनियर तज्जियाकार हैं, बैंकिंग से भी ताल्लुक रखते हैं। इसी के साथ साथ आसिम बशीर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, आप IBA से ताल्लुक भी रखते हैं, इकोनॉमिकल रिसर्चर भी हैं और पॉलिसीज पे भी काम करते हैं। मैं आगाज करूंगा सर आपसे, खुदाबख्श साहब, पेट्रोल की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जरा रिपोर्ट पे जाते हैं। ये क्या आप तो सर कह रहे थे कि फरवरी में कीमतें अच्छी हो जाएंगी, पैसे कम हो जाएंगे, वापस एक थोड़ा सा 10-15 रुपए वापस एक शिफ्ट लगेगा, लेकिन सर यहाँ तो 5वां गेर ही लगता नजर आ रहा है, कोई वापसी की तरफ कोई रास्ता बनता नजर नहीं आ रहा सर। ऐसा है कि अंदाजा ये था कि प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो कम होनी शुरू हो रही थी, लेकिन दोबारा बढ़ गई है, अब तो 84 पे चली गई है, $84 पर बैरल। ठीक हो गया। इसकी वजह से ये एक्सपेक्टेशन यही है कि ये हुकूमत को, वैसे भी हुकूमत को वजीर खजाना साहब बता रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी देखा, अच्छा, कि 4 रुपए पर लीटर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो पीछे 2 दफा उन्होंने बढ़ाया है। अब अगर 4 रुपए वो उन्होंने कोई IMF की वजह से है या किसी और वजह से है, लेकिन अब तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी, वो तो लेवी की मद में बढ़ाया था ना सर, वो तो वो लेवी की मद के बढ़ाया था, लेकिन अभी तो क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 4 से 6 रुपए तक इजाफा होगा, 4 से 6 तक इजाफा होगा। 150 करवा रहे हैं इसका मतलब आप, खुदाबख्श साहब आप लगता यही है, क्योंकि अच्छा, ट्रेंड जो है वो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं जा सर रहा ये कब नीचे होगा? थोड़ा ये भी कुछ खुशखबरी सुना दें साथ। आपको क्या लग रहा है आगे? फिर ओमिक्रॉन भी आ गया अमेरिका में, वही स्ट्रेस है, पहले तो बहुत कम हो गया था, अब ये क्यों नहीं कम हो रहा? देखिए सर्दियों में जो जितने भी हीट करने वाले मुल्क हैं, जो ठंडे मुल्क हैं, जिनको जरूरत होती है हीटिंग की, उनके पास पाकिस्तान की तरह गैस नहीं है, लेकिन वो फिर हीटिंग करते हैं ऑयल से या इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज नहीं होते? अच्छा, ऑयल से इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज नहीं होते, फर्नेस ऑयल यूज करते हैं या डीजल ऑयल यूज करते हैं या केरोसिन यूज करते हैं। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं तो उस वक्त ऑटोमेटिकली प्राइस जो है वो हाई हो जाती है। राइट, ठीक हो गया। इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आप RLNG देखें तो वो भी आपको सर्दियों में इस वक्त गवर्नमेंट को नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है, गवर्नमेंट उसको मैच नहीं कर पा रही, ठीक हो गया। महंगी खरीदते हैं तो आप आगे बेच नहीं सकते। ठीक है, सर्दियों में हमेशा पेट्रोलियम प्राइस, जो प्रोडक्ट प्राइस है वो हमेशा ऊपर जाएंगी और गर्मियों में नीचे जाती है। तो आप इंतजार करें गर्मियों का, गर्मियों में नीचे जाने की। पहले आप सर सर्दियां कहते रहे, अब आप गर्मियों पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलें। ये तो सर्दियों में आपको बताया था मैंने कि ये चले, ठीक है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ सर, मैं दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को जरा साथ शामिल कर लूँ। समीउल हक तारिक साहब, सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है सर, और इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारी मईशत जो है वो 4.5% की रफ्तार से बेहतर हुई है, और साल 2022 में मजमूई मुल्की पैदावार जो है GDP वो 3.9% रहने की तवक्को है। इसको कैसे देखते हैं सर आप? हर कोई रोता नजर आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कह रही है। ये हाउ डू यू सी दिस सर? ये जाहिर है महंगाई तो इसके अंदर इन्फ्लेशन में कवर हो रही है कि इन्फ्लेशन तो हमारे यहाँ ज्यादा रही है। राइट सर। जिसके जो भी मुहर्रिक आते हैं कि आलमी कीमतें ज्यादा है। राइट सर। लेकिन ये कि जो है इकोनॉमी तो ग्रो हुई है, जो कि जाहिर नजर आ रहा है कि अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से ग्रो हुई है। इसके अलावा जो है ज़राअत में भी जो है वो बेहतरी नजर आई है काफी हद तक। और हमारे ऐसा होता है हमारे मुल्क में कि अगर ये दोनों ग्रो हो तो सर्विसेज तो खुद ब खुद कुछ ना ग्रो हो ही जाती है, लेकिन 60% हमारी जो टोटल इकोनॉमी है, मईशत है, उसमें जो है वो हिस्सा वो सर्विसेज का है, यानी खिदमत का है। ठीक है। तो और 20-20 तकरीबन जो है वो ज़राअत और सनत का है। तो इन दो की वजह से पहले ग्रोथ आई और फिर चाहे वो सर्विसेज। अगर एक बंदा जो है वो अगर कपड़ा बेच के अच्छे पैसे कमाएगा तो फिर वो माल भी करेगा, कि परचून की दुकान में जाके सामान भी खरीदेगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया। दूसरी तरफ ये कि हमारी ग्रोथ बहरहाल ज्यादा रही है, यानी 4% के लगभग, लेकिन महंगाई भी ज्यादा रही है। अब महंगाई कुछ जो है वो अगर आपने देखा हो कि FAO इंडेक्स यानी फूड एंड एग्रीकल्चर इंडेक्स जो है ग्लोबली वो ऑल टाइम हाई लेवल पे आ गया है, जिसकी वजह से हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमारी जो शरह नमू है यानी ग्रोथ की जो रेट है वो अभी भी बांग्लादेश और इंडिया से कम है। तो ये भी देखने की बात है कि वो क्यों है, क्योंकि उनके यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर नहीं है, एक्सपोर्ट्स पे रिलायंस बहुत ज्यादा है, हमारा जो ज्यादा इन्हिसार है वो दरामदात पे ज्यादा है, ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो तरसीलात ज़र
पे ज्यादा फोकस है हमारा। तकरीबन हम पिछले साल हमने कैलेंडर ईयर में हमने 31 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र वसूल की है, जबकि इंडिया का एज % ऑफ GDP और बांग्लादेश का एज % ऑफ GDP जो है उनकी मईशत के हिसाब से उनके यहाँ तरसीलात ज़र पे इन्हिसार कम है। अच्छा। तो ये मुख्तलिफ हमारी ज़ाहिर है पिछले 10 साल की जो ट्रैजेक्टरी थी इकोनॉमी की उसके हिसाब से मुख्तलिफ ज़ाहिर सूरत हाल है, मुख्तलिफ हमारे लिए मसाइल है कोरोना के अंदर। क्योंकि कोरोना के अंदर जो है वो जो हमारी तरसीलात ज़र थी वो और इम्प्रूव हो गई क्योंकि फिजिकल ट्रैवल कम हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ ये कि पहले जो है वो दरामदात बहुत कम हो गई, फिर एक साथ जब तेल की कीमत बढ़ी और एक साथ इकोनॉमी ओपन अप हुई तो एक साथ बहुत बढ़ गई। उसकी वजह से जो है वो प्रेशर आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, इसको कहते हैं, और जो है उसके साथ ही जो है वो हमने करेंसी में भी डिप्रिसिएशन देखी। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आसिम बशीर साहब, सर सबसे पहले तो इस अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, मैं आपका तज्जिया चाहूंगा इस पर। देखें, जो रिपोर्ट में बयान किया गया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसने ग्रो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस पे एग्री करता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान की मईशत ने ग्रो किया, कम बैक किया है, यानी रिकवरी की है। इसमें पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक सर्वे भी था कि पाकिस्तान की मईशत ने वी शेप रिकवरी की है। अच्छा, वी शेप क्या है सर? और रिकवरी जो है ग्रोथ कितने फीसद से की है ये काबिल बहस हो सकता है, ये 4% से की है या नहीं की, लेकिन ग्रोथ की है, इस बात पे आप ग्रोथ हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत ने ग्रो किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से हम अग्री करते हैं बिल्कुल। और पाकिस्तान की मईशत ने जो जल्द ग्रो किया है, इस रिपोर्ट में भी उसका तज़किरा है। पाकिस्तान की मईशत को एक डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव अवार्ड किया गया था और 3 हिस्सों में। पहले डेट सस्पेंशन इनिशिएटिव 1, 2 और 3। उसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, पेमेंट्स हैं, उसमें कुछ साई ऑफ रिलीफ पाकिस्तान को मिला था, उसने काफी मदद की है। इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि पाकिस्तान को ये जो डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव है ये मजीद जारी रखा जाना चाहिए था पाकिस्तान की मईशत में ज्यादा शर-ए-नुमू, बेहतरी और उमूमी हालात की बेहतरी के लिए, लेकिन 3 उसके बाद ये जारी नहीं रहा। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन। ठीक हो गया, चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं खुदावक साहब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये मुल्क में बड़े अरसे से कोई डैम नहीं बना था, हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस की ये वजह बताई जाती है, कभी डैम ही नहीं बनाया हमने, जमाना गुजर गया, वो तो 70s 80s में वो डैम्स बने थे, उसके बाद से उसी पे चल रहे हैं हम लोग। पानी की भी यही किल्लत है और एनर्जी जो हम नहीं बना सकते डैम से, उसकी भी यही किल्लत है। हर लिहाज से एनर्जी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो डैम्स। ये हुकूमत जो है ये डैम्स के ऊपर बहुत एक्टिव नजर आ रही है, तकरीबन कहा जा रहा है कि 8 से 12 डैम्स हैं जिनके ऊपर काम जारी है, कुछ के ऊपर तो बहुत ज्यादा स्पीड से जारी है। सर आपको क्या लगता है कि इसी तरह अगर डैम्स पे काम होता रहा और हम डैम्स बनाने में कामयाब हो गए तो क्या हम किसी तरह से एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है बिजली की भी एक बहुत बड़ी किल्लत जो है, और किल्लत तो नहीं कह सकते लेकिन एक बहुत बड़ी जो मिकदार पैदा की जाती है उसमें भी ऑयल यूज होता है अभी भी। मलिक साहब, बात ये है कि आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप अगर टर्की कभी गए या आप इटली कभी गए तो आप देखें कि टर्की पे 13 डैम बने हुए हैं, ठीक है, और इटली में 17 डैम बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो उस डैम की वजह से उनको सस्ती बिजली मिलती है, ठीक है, तो सस्ती बिजली मिलती है और वापस से बिजली मिलती है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और सस्ती बिजली मिलने से वो कम्पीट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे। बात यह है कि अगर हमारे डैम बन जाते हैं और वो प्रोग्रेस हो जाते हैं तो आपको फिर जो पानी से बिजली बनती है वो तकरीबन $4 की आपको पड़ती है, और जो फर्नेस ऑयल से पड़ती है वो $17 की पड़ती है। ठीक है, तो आप जरूर देखें, या ऑयल से जो बिजली आप बनाएंगे, RLNG से जो बनाएंगे वो $13 की आपको पड़ेगी, और पानी से जो बिजली बनती है डैम की वजह से वो $4 की। बहुत बड़ा फर्क है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो आप देखते हैं हमारी मार्केट में इंडस्ट्री वाले बिजली गैस के ऊपर जाते हैं, गैस के ऊपर अपनी कोशिश करते हैं अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो उनको इतना प्रॉफिट होता है कि वो जो गैप है 4 में और 16-17 में, वो गैप उनकी जेब में जाता है। ओके, वे फिर ये प्रॉब्लम है। और अगर डैम बन जाते हैं पाकिस्तान में, अल्लाह करे कि वो बन जाए, मेरी भी दुआ है, आप भी दुआ करें, तो हमें उसका सहूलत मिलेगी। और फिर ये अगर बन जाते हैं तो गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाएगा। ठीक हो गया।
मैं समीला तारिक साहब आपसे बात करूंगा, मिनी बजट को जरा सा डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। मुझे भी वक्त नहीं मिला इस हफ्ते इस पे बात करने का। कैसे सर देख रहे हैं मिनी बजट इन हालात में? चलें, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भले कुछ अच्छा कह रही है, लेकिन इन्फ्लेशन आपने खुद कहा कि बहुत हाई है, इसके ऊपर भी कोई दो राय नहीं है। इसी दौरान एक मिनी बजट का आ जाना, और वो भी कहा जाना कि IMF की तरफ से मजबूरन हमें ऐसा करना पड़ा। सर इस स्ट्रक्चर को जरा समझाएंगे कि हम क्यों इतने मजबूर हो चुके हैं और ये मिनी बजट कितना हमें कॉस्ट कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारी साल की तकरीबन 14 से 15 अरब डॉलर की रिपेमेंट होती है कर्जों की बैरूनी। ठीक है, तो IMF के 1 अरब डॉलर का तो मसला नहीं था, ज्यादा मसला ये था कि 15 अरब डॉलर और जो हम जारी खातों में और खसारा करेंगे, उसकी वजह से हमारा जो बैरूनी अदायगियों का तवाजुन है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके लिए हमें IMF प्रोग्राम में जाना जरूरी था। हमने मार्च में जो है वो उधर से थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अच्छा, इसके बाद बजट आया। बजट के अंदर हमने जो है वो 600 बिलियन PDI का टारगेट रखा, क्योंकि उसमें तेल की कीमतें हाल मंडियों में कम थी। वहां से जो है वो रेवेन्यू का टारगेट एक आउट हो गया। दूसरा ये कि IMF प्रोग्राम में दोबारा जाने के लिए जो हमने चीजें पहले एग्री की थी, जिसमें स्टेट बैंक का एक्ट था और कुछ रेवेन्यू मेजर्स थे, वो हमने उस वक्त थोड़े डिले कर दिए, क्योंकि वो कुछ जो है उनको अप्रूव कराना मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। तो बहरहाल फिर वो जाए, फिर वो सारी चीजें करनी पड़ी, उन्होंने IMF ने शराइत बनवाई। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें से जो 340 बिलियन के जो रेवेन्यू मेजर्स है, उसमें से अगर मेजोरिटी जो है वो 250-300 बिलियन के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर डॉक्यूमेंट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट होने से तो हमें फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, क्योंकि GST तो रिफंड कराना ही होगा, लेकिन उसकी वजह से पूरी चेन डॉक्यूमेंट होगी। दूसरा ये कि IMF प्रोग्राम में जाने का रीजन हमारा यही होता है कि ज़ाहिर है मईशत बीमार है, और IMF जो है वो प्रोग्राम अगर आप देखें तो जनरली 3 साल का प्रोग्राम होता है, मतलब वो इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, वो इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी मसले हैं आप उसको रिजॉल्व कर लें, ठीक है, और फिर हम यहाँ से निकल जाए, फिर आप आगे निकल जाए। और दुनिया में बहुत मुल्क है जिन्होंने IMF के प्रोग्राम लिए, वो फिर सक्सेसफुल हो गए और फिर वो निकल गए। इंडिया है वगैरह, इंडिया 94 वो निकल गए, आखिरी दफा जो था वो फिर निकल गया। हम जो है वो हर दफा जो है वो कुछ ना कुछ मसले में दोबारा फंस जाते हैं और फिर IMF के पास चले जाते हैं। मतलब ये कि जरूरत होती है तो ही जाते हैं, एक तो ये ठीक हो गया। दूसरा ये कि जैसे वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बेस, मतलब पहले मेरे भी सवाल ये होता था कि यार IMF से पैसे लेकर प्लान बना ले। तो IMF वाले तो ये कहते हैं कि देखिए जी, हमारे जो पैसे हैं वो खाली आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने मॉनेटरी फंड, और हम वो इकदाम लेते हैं जिससे जो है वो हमें ये लगता है कि आप इन 3 सालों से कम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और फिर आप अपना कुछ सोच लेंगे, अपना कोई इंतजाम कर लेंगे कि जो है अब दोबारा हम इस तरह ना फंसे। तो आप अभी भी IMF का प्रोग्राम देखिए, हालांकि वो बहुत ब्रॉड बेस्ड होता है, ठीक है, लेकिन ठीक है ना, मतलब उसके अंदर जो है आपकी रेवेन्यू की रैशनलाइजेशन भी है, प्रोविंशियल और फेडरल। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने ऐसी बहस कर ली कि भाई जो है हमारे यहाँ सिंध में सेल्स टैक्स भी लग रहा है, एक फेडरल GST भी है, तो वो कुछ चीजों पर अभी तक ये डिफाइंड ही नहीं है कि उस पर SST लगेगा या GST लगेगा। तो वो भी IMF वाले कह रहे हैं कि हम करा रहे, तो मैंने कहा ये तो FBR का अपना काम था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यार तो ये तो 12 साल पहले का लेना चाहिए था ना, अगर FBR 18 अमेंडमेंट। इसका मतलब ये आपकी बात से जब एक चीज मैं समझ सका हूँ कि जो मुल्क में हमारे जो काम करने के वो बेचारे वो करवा रहे हैं। ओके, मैं समझ गया। तो ये भी कैसे, ये कहना गलत तो नहीं होगा ना कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन IMF की तरफ से ही है, उनकी पॉलिसीज की तरफ से मजबूरी है? नहीं, मेरा भी सवाल ये तो हमारी इनहेरेंट चीजें है ना सर, टैक्सेस बढ़ाने का इस तरफ से प्रोडक्टिविटी। एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे इन्फ्लेशन क्यों है, हमारी जो फार्म की जो यील्ड है, यानी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है पर एकड़, वो दुनिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है, तो जाहिर है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, ठीक है। जब 1 एकड़ में हमारे यहाँ सबसे कम प्रोडक्शन निकलती है, ठीक है, गंदम की या कपास की या ठीक है या शुगर केन की, तो जाहिर है फिर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। इसी तरह हमारी अगर गाय का दूध की यील्ड वन ऑफ द लोवेस्ट है, तो जाहिर है फिर उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है। तो जरूरत इस बात की है प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है ताकि हम वर्कर जो काम करता है, राइट सर, वो काम भी कम करता है, ठीक हो गया, दुनिया भर में, इवन बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में भी, अगर फारिग चले जाए तो वहाँ और ज्यादा फर्क है, राइट सर। आसिम साहब, ठीक हो गया। आसिम साहब प्लीज आप कैसे वाइंड अप करेंगे मिनी बजट को? देखिए ये मिनी बजट जो है, हाँ, गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इस वक्त आउट थी, और IMF का भी ये जो $1 बिलियन की ट्रांच थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि कुछ पेट्रोलियम लेवी और कुछ टैक्सेस ऐड करने थे, क्योंकि गवर्नमेंट
का जो टैक्स का बेस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट थी आईएमएफ की, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ाने की, उस हवाले से गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है वो खातिर खा नहीं रही। ठीक हो गया। तो ये मिनी बजट का प्रपोजल आईएमएफ और गवर्नमेंट के दरमियान नेगोशिएट हुआ और इसका मकसद ये था कि जी आप अपना टैक्स बेस, दी अदर वे अगर आप आईएमएफ के पास तो दोनों तीनों तरह के सजेशंस और पैकेजेस होते हैं। वो ये कहते हैं आप टैक्स बेस ब्रॉड करें, नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में ऐड करें। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आईएमएफ ये कहता है कि जी पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाएं, ये करें। अब इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो ये कि महंगाई हो जाएगी, और महंगाई होने की सूरत में एक गवर्नमेंट को ये भी बेनिफिट होता है कि दोबारा टैक्स कलेक्शन प्राइस इफेक्ट से, इन्फ्लेशन इफेक्ट से भी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल है और गवर्नमेंट इस विशियस साइकिल को तोड़ने में नाकाम रही है। ये एक प्रॉब्लम है इस गवर्नमेंट के साथ भी, इससे पिछली गवर्नमेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम रही है। ठीक हो गया, ठीक हो। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, समीउल्लाह तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, मलिक खुदावत साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बात की हमने फाइनेंशियली, ऑफ कोर्स इस वक्त क्या सूरत हाल है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोशिश करते हैं हर हफ्ते इस पर बात जरूर की जाए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी पीर के रोज रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान।